तो प्रशासन का आधा काम तो पत्रकार ही कर रहे हैं। उस कमीने से कहो ना कि स्पेशल सेल में जाए ना, दिल्ली पुलिस में जाके इन्वेस्टिगेशन कर ले। मेरे पास कहा कि फंडिंग आ रही है, किसी पत्रकार का इशू है, बताइए। उस कमीने से कहो ना तो एनआईए में भर्ती हो जाए। आप जर्नलिज्म से जाहिल हो, आपने जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं की, आप झोला छाप जर्नलिस्ट। तुम एक 20 करोड़ मुसलमानों को और उनके अल्लाह के घरों को, उनके इबादत खानों को टारगेट करके कौन सी पत्रकारिता करना चाहते हैं? और मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो ओवैसी से बचें। अब मैं खतरे में हूं। तमाम एक्स मुस्लिम्स को चैलेंज कर रहे हैं। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, वो जाहिल लोग हैं, मैं बता रहा हूं। इस्लाम छोड़ दिया क्योंकि इस्लाम की कुछ चीजें अच्छी नहीं है। ये 100 करोड़ मुसलमान ज्ञानी है कि वो 4 जाहिल ज्ञानी है, मुझे बताइए। अब्दुल बाद में क्यों कहते कि मैं तो मोहित हूँ, मैं तो अब्दुल नहीं हूँ। मैं तो फिर कह रहा हूँ, मेरा तो फतवा है, मर्द इस मामले में बहुत हरामी किस्म का होता है। आप मेरी बात को इसको एडिट मत कर देना। नहीं एडिट नहीं करूँ। मर्द मुसलमान हो, मर्द हिंदू हो, मर्द सिख हो, मर्द ईसाई हो, औरतों के मामले में बड़ा विचित्र हो जाता है। 4 बच्चों का बाप कवारा बन जाता है 10 मिनट। आजकल एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है या फिर समाज में भी ये फैला हुआ है, कहीं ना कहीं लोग इसकी बातें खुलकर नहीं करते हैं, बट मैं कहना चाहती हूँ कि इस्लाम से जुड़े हुए लोग, मुसलमान कुछ शादी कर लेते हैं, 2-4 बच्चे भी हैं, बीबियां भी हैं, बाहर फिर भी अफेयर चल रहा है। बीबियां वो मैं बीबियां मतलब 2, अच्छा एक मान लेते हैं, एक बीबी भी है, उसके बाद भी अफेयर चल रहा है बाहर। अगर हमारी बीवी ने पॉडकास्ट देखा तो दोबारा पॉडकास्ट में गैर मुस्लिम एक से बीवी की बात करो आप। मतलब अगर वो समाज में ये फैल गया है मुफ्ती सर कि एक बीबी भी है, बच्चे भी हैं, बाहर गैर मुस्लिम लड़की के साथ, महिला के साथ भी नहीं, लड़की के साथ अफेयर चल रहा है इस्लाम के नाम पर या फिर अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए, ये गुनाह नहीं है मुसलमानों के लिए? अब मैं, ये नापाक नहीं है? मेरा मुंबई में एक पॉडकास्ट हुआ जी, मैंने कहा कि मुसलमान मर्द हिंदू औरत के साथ शादी नहीं कर सकता, इस्लाम में हराम है। बताओ मैंने कौन सी गलत बात कही है? आप मेरी वो रील उठा लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर पड़ी है, लाखों लोगों ने देखी है। सबसे ज्यादा मुझे गाली दी है हिंदू लड़कियों ने कि ये प्यार में मुल्ला जी कहां से आ गया। मर्द का जो है, मर्द इस मामले में बहुत हरामी किस्म का होता है। आप मेरी बात को इसको एडिट मत कर देना। नहीं एडिट नहीं करूंगी आपकी बात को। मर्द मुसलमान हो, मर्द हिंदू हो, मर्द सिख हो, मर्द ईसाई हो, औरतों के मामले में बड़ा विचित्र हो जाता है। 4 बच्चों का बाप कवारा बन जाता है 10 मिनट में। महिला को देखेगा कवारा बन जाएगा। जिसने अपनी बीवी को 500 रुपए का सूट नहीं दिखाया बाहर, वो ले जा करके सीसी में और उसमें सीपी में 50,000 की शॉपिंग तो 5 मिनट में कहा। तो महिला के मामले में औरत, मर्द जो है वो बड़ा अलग किस्म का है और ये नेचुरली है। इसलिए अफेयर ये सब बातों को मैं, अब तो ये आम बात हो गई है। और अब तो सरकारें भी, संविधान भी जो है वो लिव इन को बढ़ावा दे रहा है। वो कहता है लिव इन में जायज है रिश्ते, उस वही औलादे जो पैदा हो रही है लिव इन की, उन्हीं को औलादे मान रहा है। तो इसलिए मैं तो इस सिलसिले में, हाँ, इस पे अगर कोई चीज़ रोक लगा सकती है, चाहे वो दुनिया में कोई भी चीज़ हो, वो मजहब लगा सकता है। चाहे वो सनातन हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मजहब तो इस पर रोक लगा सकता है। अदरवाइज एक बीवी रख ले मर्द, 4 बीवी रख ले, 5वीं को लाइन मारे ही मारेगा। ये कंट्री बिल्कुल गारंटी की बात है। ये मर्द का चरित्र ऐसा है। मर्द को बाई नेचर ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है। आप कितने हजार साल का इतिहास देख ले, तो बड़े बड़े महापुरुषों ने हरकतें तो की हैं। अब्दुल बाद में क्यों कहते कि मैं तो मोहित हूँ, मैं तो अब्दुल नहीं हूँ, ये बोल के फंसाना, शादीशुदा होने के बाद भी गुनाह नहीं मानते? मैं तो फिर कह रहा हूं, मेरा तो फतवा है। अहले किताब में इस्लाम, लोग मुसलमान मेरे से सवाल कर रहे हैं उसमें वो जो है वो मेरी रील कि अहले किताब से, भाई अहले किताब भी वो अब अहले किताब नहीं कि निकाह जायज होगा। मुसलमान मर्द का किसी हिंदू, सिख, ईसाई लड़की से शादी करना हराम है जी। इस्लाम इस बात की परमिशन नहीं देता। एक बात। दूसरी बात, इस्लाम में अफेयर भी हराम है, ये भी मैं बता दूं आपको। अफेयर को जिना कहा गया है इस्लाम में, और कुरान का हुक्म है जीना का मतलब क्या होता है? जीना का मतलब क्या होता है? जिना का मतलब ये कि बगैर शादी के किसी के साथ संबंध बनाना, जी। ये जिना कहते हैं इस्लाम में। ठीक है, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है, इसकी परमिशन नहीं है। इस्लाम में इसीलिए औरत को चादर लेने का हुक्म दिया कि दूसरा मर्द आप पर निगाह लालच की न डाले। ऐसा नहीं कि इस्लाम ने मर्दों को कहा, इस्लाम ने औरतों को भी कहा है। देखो मैं आपको दोनों आदेश बताऊंगा। रब के 2 आदेश हैं उसी पारे में, उसी चैप्टर में। जी। औरत को भी कहा निगाह नीची करके चलो, मर्द को भी कहा तुम भी निगाह नीची करके चलो, ताको मत एक दूसरे की माँ बहनों को। ये कुरान का आदेश है। अब ये देखिए, अच्छी बात है कि ये इस पर ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए हमें। तो लोग एक ही तरफ की बातें क्यों करते हैं? तो वो तो मैंने बताया, एक ही चैप्टर में है भाई, एक ही पेज पर है दोनों आदेश। अब लोग नहीं पढ़ रहे तो मैं क्या करूं? जैसा कि आजकल वो एक टोला एक्स मुस्लिम का घूम रहा है,
उनका एक्सेंट भी, उन पे शब्दों की शब्दावली भी उनके पास नहीं है बेचारों के। नहीं, वो तो कहते हैं पूरा कुरान पढ़ा हुआ उन्होंने, पूरे कुछ नहीं पढ़ा हुआ किसी ने। ज्ञानी है वो पूरे। ज्ञानी ऐसे होते हैं। इस्लाम छोड़ दिया क्योंकि इस्लाम की कुछ चीजें अच्छी कुछ नहीं दिमाग है। की बातें भी हम लोगों को करनी चाहिए, यहाँ पर भी कुछ थोड़ा बहुत दिमाग पर बोझ डालना चाहिए। दुनिया में ये 100 करोड़ मुसलमान ज्ञानी है कि वो 4 जाहिल ज्ञानी है, मुझे बताइए आप दिमाग पर थोड़ा जोर डालो ना। 100 करोड़ ज्ञानी है कि वो चार जाहिल ज्ञानी है, जो जिनका कोई सिर नहीं है, कोई पैर नहीं है, उनके घर वाले भी उनके साथ नहीं है। वो ज्ञानी है कि ये 100 करोड़ लोग दुनिया के ज्ञानी है। इस देश में 30 करोड़ मुसलमान ज्ञानी है कि वो 4 जाहिल ज्ञानी है जो अनफट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, दुनिया का कौन धर्म है, दुनिया का कौन सा मजहब है, दुनिया का कौन सा पंथ, स्कूल ऑफ थॉट्स है जो मुझे इस बात की परमिशन देता है कि मैं किसी के मजहब पर या किसी के उस पर, भाई आप एक्स मुस्लिम हो गए ना, बात हो गई खत्म, जाओ अपने घर मौज करो। आप एक्स सनातनी हो गए ना, बात खत्म हो गई, मौज करो। आप एक्स सिख हो गए, बात खत्म हो गई, मौज करो। आप नास्तिक हो गए ना, अरे भाई मैं तो अल्लाह को मानता हूं। आपको किसने ये अधिकार दिया है कि किसी के प्रॉफिट को, किसी की रब को या 30 करोड़ लोगों के आप जो है इज्जत को, सम्मान को ठेस पहुंचाओगे? और फिर मीडिया भी उनको जाके दिखाएगा। मतलब फिर आप ये कह रहे हो कि जो एक्स मुस्लिम है, जो मुखर होकर अपनी बात कह देते हैं कि हमने हलाला किया, कुरान में ये गलत है, हदीस में गलत है, ये शरिया में ये सब गलत है, वो आपके नजर में देखिए गलत है? कानून कितना अंधा है, वो खुद से कह रहे हैं हमने हलाला किया। हलाले का मतलब बलात्कार किया है, तो हुई FIR उन पर। नहीं हुई FIR? करनी चाहिए कानून को। नहीं तो लाखों मिलियन व्यूज आ रहे हैं ना सोशल मीडिया अरे पर। क्या मतलब होता है और वो नहीं नहीं नहीं। मतलब फिर ये एक्स मुस्लिम होने के बाद, सुनिए देखिए मेरी बात सुनिए, तो फिर अगर हम पब्लिक पर छोड़ दें तो ऐसे तो करोड़ों मुसलमान इन ब्लास्ट वालों के साथ भी खड़ा, छोड़ दे इसको कानून। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर पाबंदी होनी चाहिए कि कोई हिंदू या कोई मुसलमान या कोई सिख या कोई ईसाई किसी भी मजहब को, पंथ को, किसी भी धर्म को जुबान नहीं खोल के कुछ कह सके। किसने इजाजत दी है इस बात की? किसी मुसलमान को किसने इजाजत दी अकबरुद्दीन ओवैसी को कि वो माँ सीता पर टिप्पणी करे या राम जी पर टिप्पणी करे? मैं सबसे पहले ओवैसी के खिलाफ बयान मैंने दिया था। किसमें इतनी हिम्मत है कि वो कहे कि शिव जी की इतनी बीवियां थी और फलाने की? मैंने सबसे पहले उन मौलवियों को थप्पड़ मारे जा करके। अगर हम ये रास्ता खोलेंगे तो कल को हजारों सनातनी होंगे जो मुसलमानों को गालियां देते होंगे, हजारों मुसलमान होंगे जो सिखों को गालियां देते होंगे, हजारों सिख होंगे जो ईसाइयों को गालियां देते होंगे। तो आपको क्या लगता है ये भाईचारे में खटास कौन डाल अरे ये रहा है? रास्ते बंद होने चाहिए। आप अपने आप को इतना बड़ा विद्वान मानते हो कि आप 4 आदमियों ने धर्म छोड़ दिया कि 25 करोड़ पागल है? ये कौन सी विद्वानी हुई? ये देश संविधान से चलता है और संविधान में इस बात की परमिशन नहीं है कि आप किसी पंथ को, किसी स्कूल ऑफ थॉट्स को या किसी मजहब को गाली दो। ऐसे संविधान में तो फिर ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी तो होगी नहीं होगी हुई? होगी बोल रहे हैं कार्रवाई सोशल मीडिया पर, मुखर होकर बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं ना, हम भी अपनी मुखर बात होकर रख के रहे बोल रहे हैं, कार्रवाई होगी। संविधान से देश चलेगा। आपने सनातन छोड़ा है, मैंने इस्लाम छोड़ा है, इन्होंने सिख छोड़ा है, किसी ने ईसाई छोड़ा, छोड़ दिया, बात खत्म हो गई ना। आपका मन है जिस मजहब में जाओ, आपका मन है नास्तिक रहो, आपका मन है जियो, आपका मन है मरो, आपका मन है किसी रब को मानो, आपका मन है किसी पैगंबर पीर को मानो, ना मानो, लेकिन गालियां देने का, किसी पर लालछन लगाने का, किसी के साथ बदतमीजी करने का क्या मतलब है? क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है इन बातों को? तो कुरान की जो गलत चीजें हैं, क्या है गलत, बताओ मुझे। कुरीतियां है, उसी को तो बता रहे, उजागर कर रहे हैं वो लोग, गलत कर रहे हैं। इस्लाम में कुरीति है ही नहीं है, मुसलमानों में कुरीति है, उसको खत्म करना चाहिए। मैंने बता दिया। तलाक तमाम का एक्स मुस्लिम्स को चैलेंज कर रहे हैं। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, वो जाहिल लोग हैं, मैं बता रहा हूँ भाई। एक्सेंट आपका बता देगा आप कितने पढ़े लिखे। लहजा किस बात के लिए दुनिया, आपका दिमाग है। देखिए आंखें जो चीज देखती हैं, जब आप साइंस पढ़ेंगे तो वो दिमाग पहले उसको कनेक्ट करता है, तब जाकर के किसी आपको देख पाएंगी और उसका रंग तय कर पाएंगी। फिर वो जुबान कनेक्ट करती है तो बोल पाएगा कि ये फला चीज है। तो आपका लब, आपका लहजा, आपका प्रैक्टिकली लाइफ जो है वो बता देती है आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने ग्रेजुएट हैं। मैं एक आलिम हूँ, मेरी जुबान बता रही है कि मैं आलिम हूँ, मेरा एक्सेंट बता रहा है, मेरा लहजा बता रहा है, मेरी बोलचाल बता रही है। और वो जाहिल है, उनका एक्सेंट बता रहा है। यार मैं किसी झोला छाप डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाना नहीं चाहता और किसी भी आदमी को ऐसा झूठा इस्लामिक विद्वान बना करके मीडिया पे बिठा दूं जिसने इस्लाम को जाना ही नहीं है। ये क्या मुसीबत है भाई? तो ये मीडिया वालों की गलती आप मान रहे हो? बिल्कुल मीडिया वालों की गलती। टीआरपी के लिए दुनिया में फितना कर रहे हैं कि लोग उनको देखें, बस इसके अलावा और क्या लालच है? आप बताइए। इतना मुखर होके बोल दिया, फिर कुछ गलत बोल देंगे जो चाहे बोले, मीडिया वालों की मर्जी है। मेरे खिलाफ ना ले इंटरव्यू, मेरा कौन सी बात है? मेरी कोई रोजी रोटी से थोड़ी चलती है, मेरी कोई रोजी रोटी नहीं चलती, ना मुझे मीडिया से कोई पैसा आता, ना मैं किसी की चाय पीता हूं। सोच लीजिए आप।
लेकिन ये मुसीबत साबित होगा इस देश के लिए, और मैं दिखाऊंगा और उस दिन आऊंगा आपके पास बताने के लिए कि आज कोर्ट ने इस सारे लोगों को बैन कर दिया है। देश कानून से चलेगा, हम इंतजार करेंगे। हाँ, संविधान से चलेगा देश। अंतिम 2 सवाल मेरा। जी बिल्कुल। क्या आने वाले समय में बुर्के वाली महिला प्रधानमंत्री बन सकती है ओवैसी साहब के हिसाब से? देखिए, बुर्के वाली महिला प्रधानमंत्री बने ना बने, मैं कुछ बातें फिर कर दूंगा तो फिर गड़बड़ हो नहीं नहीं, जाएगी। आप बोलिए बोलिए बोलिए। जो अब तक बन गई है ओवैसी साहब, पहले तो उनको बुर्का पहना है। एक आध मर चुकी है, 2-4 जिंदा है, उनमें से 2 मर चुकी है। फिर दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं, इस्लामिक रूस है, ओवैसी साहब के हिसाब से होना चाहिए। ओवैसी साहब ने जिस पसे मंजर में या जिस संदर्भ में ये बात कही है, यानी वो बताना ये चाहते हैं कि एक बुर्के वाली महिला हमारे मुल्क में एक दिन प्रधानमंत्री बनेगी। मेरे ख्याल उन्होंने ये बीएमसी में कहा, बंबई चुनाव में। हाँ, बीएमसी चुनाव में कहा। वहाँ कुछ महिलाएं जीत के आई हैं, पहले तो उनको बुर्का पहना ले, वो उनकी 1-2 महिला आई उनकी जीत करके। दूसरी एक बात यह है कि जिस मजहब के लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने ये बात कही है, उस मजहब में औरत को हुक्मरां बनाने के लिए बनाई है। इसलिए मैं कभी कभी सवाल, तो महिलाओं को आगे नहीं मतलब ओवैसी साहब के उसमें कहा है इस्लाम ने मना नहीं किया, इस्लाम ने मना नहीं किया। इस्लाम ने सब बनाई है कि पुरुष मौजूद है तो पुरुष बनेंगे, महिला अगर वाकई है तो महिला बन जाए। लेकिन मैं पूरी दुनिया के रस्म रिवाज उनको बता दिए हैं। 2 मुल्क ऐसे हैं इस्लामी कंट्री जिनकी महिलाएं प्रधानमंत्री रही हैं बराबर में, बेनज़ीर भुट्टो, खालदा जिया और हसीना शेख। बुर्का तो नहीं पहना इन्होंने, ना इन्होंने कभी बुर्का पहना, और ना कभी वहाँ के मुसलमानों ने इस बात पर बात की कि यहाँ महिला बुर्के वाली होनी चाहिए, और ना कभी मुसलमानों ने इस बात पर बात की कि यहाँ महिला ही क्यों प्रधानमंत्री बन गई है। लेकिन मैं पूरे अरब का रिवाज आपको बता रहा हूँ। कितने इस्लामिक कंट्री हैं, दुबई से आप शुरू हो जाइए, कतर कुवैत तक चले जाइए, आप ओमान से सऊदी तक चले जाइए, आप एक देश बताइए जहाँ बादशाह चल रही है कि किसी बेटे को ही राजा बनाया, किसी बेटी को रानी तो नहीं बनाया आज तक उन्होंने। तो लेकिन मुसलमान तो खुश है ना इस बात से, कह रहे सही बोला ओवैसी साहब ने, बुर्के वाली महिला बननी चाहिए एक दिन, भारत की प्रधानमंत्री। बहुत बन गए ये हिंदू लोग सारे। मैं कहता हूँ ना, मुसलमान बनाए, मुसलमान मुझे बताए ना कि वाकईतन इस बात का जिक्र कुरान और हदीस में है क्या। मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, जवाब नहीं दूंगा। कमेंट में बताएंगे जरूर। हाँ, एक बात, क्या वो ओवैसी साहब ने आकर के बताएंगे कि इस्लाम में औरत को कायद बनाने का, ये हुक्मरान बनाने की कितनी कंडीशंस हैं, क्या है? सिर्फ वो मुसलमानों को बुर्के के नाम पर खुश करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए बयान दे दिया उन्होंने। एक बात। दूसरी बात, उनसे विनती है कि जो उनकी जीत के आई है उनको पहले वो बुर्का पहना लें। तीसरी विनती यह है कि वो हसीना को बुर्का पहुंचा दें। बेनज़ीर और खालदा तो मर गई हैं बेचारी, अल्लाह उन्हें बख्शे। और भी कुछ महिलाएं हैं दुनिया में जिनको ओवैसी साहब बुर्का पहना दे। और फिर मैं शुरुआत वो अपने घर से क्यों नहीं करते हैं? ओवैसी साहब को सलाह है, भाई देखो अचानक से आ गई है दिमाग में सलाह ये है कि वो अपने आप छोड़ करके पूरी दुनिया के मुसलमानों को बताएं कि मैंने अपनी बीवी को अपनी जगह सांसद बना दिया है, मैंने संन्यास ले लिया है, और सारे मुसलमान औरतों को इस तरह आगे बढ़ाएं। उनकी मुझे उम्मीद यह है कि उनकी बीवी जो है, हमारी बहन, वो बुर्के वाली महिला होंगी और हिजाब वाली महिला होंगी। सबसे पहले तो वो ये कुर्बानी दे कि उनको MP MLA बनाए, उनको सदन भेजे। जब कोई बुर्के वाली महिला सदन आएगी जब तो मंत्री प्रधानमंत्री बनेगी, ऐसे ही बन जाएगी। तो वो अपने से शुरुआत करें। नहीं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हम दिल तमन्ना है हमारी, मुसलमान लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बने, क्योंकि हुकूमत अच्छी नहीं चल रही है भारत में। अरे भाई देखो, अंतिम सवाल है मेरा। देखिए, अंतिम सवाल आपको रोक के रखना चाहिए था, लेकिन जब आ गया है तो उसका जवाब देंगे। ओवैसी साहब की राजनीति जिस तरह की है, हिंदुस्तान में उस राजनीति को स्वीकारता नहीं है। उनके फादर MP रहे हैं, हैदराबाद से कई बार के MP हैं, वो खुद MP है, उनके भाई MLA हैं, आगे उनकी नस्ल में उनका बेटा MP होगा। इस्लाम में जब बराबरी की बात कर रहे हैं, उन्होंने पार्टी इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी नाम रखा है अपनी पार्टी का। इस मुल्क में जहां कानून सेकुलर हो, जहां अवाम सेकुलर हो, जहां सरकारें सेकुलर हों, वहां आप इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से पार्टी चलाएं तो आपके अंदर मुस्लिम लीग के कीटाणु जिंदा हैं, आपके अंदर जिना की थिफरी घूम रही है। दूसरी बात अहम यह है कि वो, मैंने बताया अभी कि वो अपनी बुर्के वाली महिला को MP बनाए। वो अगर वो नहीं कर सकते तो क्या है, ओवैसी में इतना दम है
कि हैदराबाद में कोई एक मुसलमान उनको अब तक नहीं मिला ऐसा कि वो अपनी जगह पर उसको एमपी बनाकर ये बताएं कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये मुसलमान ये जो इत्तेहादुल मुस्लिमीन बुरके वाली को जो है प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, कि वो एक टोपी वाले को एमपी बना के ले आए हैं। नहीं बनाएंगे। ये सब बातें सिर्फ राजनीति में और कहने में अच्छी लगती हैं, करने में अच्छी नहीं लगती है। और वो कैसे हिंदुस्तान में एक सेकुलर लीडर हो सकता है जिसने 100 करोड़ सनातनियों का अपमान ये कह करके किया हो कि माँ सीता कहाँ राम को जन्ने गई थी, हमें 15 मिनट दे दो तो हम ये कर लेंगे। लेकिन इस बात से मुसलमान तो खुश होता है ना, मुसलमानों को इम्प्रेस करने के लिए बोलते हो। मुसलमान नहीं, शैतान खुश होता है, क्योंकि झगड़ा तो शैतान का काम है, मुसलमान का काम ही नहीं। मुसलमान तो सुलह चाहता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 2 आदमियों में सुलह कराएगा उसको हज के बराबर सवाब है। मेरे इस्लाम तो ये कहता है। और जो सुलह में खुश नहीं है वो शैतान है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो कोई भी हो। आप मानते हो कि ये सेकुलर देश है और संविधान से चलेगा। हाँ। मुसलमान मानते हैं ही नहीं है इस बात को, तो मानते हैं कि नहीं। ओवैसी साहब भी सही कहते हैं, बाकी जो लोग हैं, आपको भी तो लोग ये कह देते हैं कि नहीं ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं हमें इसके फैक्ट पर बात इसकी वजह से है। इसके फैक्ट पर हम लोगों को बात करनी चाहिए। मुसलमान इस बात को नहीं कहता कि ये इस्लाम से चलेगा देश, नहीं कहेगा कभी। क्यों? मुसलमान ने अखिलेश को लीडर माना है, कांग्रेस को लीडर माना है, बसपा को लीडर माना है, एनसीपी को लीडर माना है, यहाँ तक क्या उद्धव ठाकरे को लीडर उन्होंने मान लिया है। मुसलमान सेकुलर है। मैं इसको देखो, जो बात सही है वो हमें सही कहनी होगी। हाँ, मुसलमान राजनीति में सोच ये रखता है कि ये सब मुसलमान हैं। जैसे अखिलेश टोपी लगा लेंगे, इफ्तार कराएंगे तो भाई बड़ा काम हो गया। मुलायम सिंह ईद मिलन करा लेंगे, बड़ा काम हो गया। बसपा जी और मायावती जी जो है 2 मंत्रियों को मुसलमान बनाएंगी, किसी को राज्यसभा भेजेंगी, बड़ा काम हो गया। देखिए, मुसलमान सेकुलरता में ऐसा नहीं विश्वास नहीं रखता है। और यही वजह है कि इस देश में ओवैसी अब तक मुसलमानों का लीडर नहीं बन सका। हाँ, अब मैं खतरे में हूँ फिलहाल। जब से मैंने देखा कि महाराष्ट्र में इतनी सीटें उनको मिली हैं, तो मुझे चिंता सता रही है कि देश बंटवारे की तरफ जा रहा है। चूंकि मुस्लिम लीगियों की और जिना की थ्योरी जो है वो 100 के 100% ओवैसी और उसकी पार्टी में है। तो इसलिए ये बहुत घटिया काम हो गया है जी। और इसके मैं खिलाफ हूँ बहुत। और मैं मुसलमानों से अपील करूँगा कि वो ओवैसी से बचें। और वाकईतन वो जिस तरह अगरचे वो लुटते पिटते रहे, उनका शोषण हुआ, अखिलेश ने किया, बसपा ने किया, एनसीपी ने किया, लेकिन इससे तो गनीमत है कि देश बंटवारे की तरफ नहीं जाएगा। पर कुछ लोग इसकी चाहत रख रहे हैं, जो चाहत रखते हैं, मेरे ख्याल ये सपना अब साकार नहीं होगा। उस वक्त भी वल्लभ भाई पटेल ने हिंदुस्तान को ताकत बख्शी थी। आज हमारे सुप्रीम लीडर मोदी जी मौजूद हैं। हमारे सुप्रीम लीडर, मैं समझता हूं कि अमित शाह आज के वल्लभ भाई पटेल हैं। अपना स्वास्थ्य की, अपने परिवार की, सबकी चिंताएं छोड़कर, जिस तरह इस देश की चिंता मोदी जी ने की है, अमित शाह जी ने की है, योगी जी ने की है, ऐसी लीडरशिप हजारों साल में मिलेगी इस देश को। मैं तो देशवासियों को कहता हूं कि सब चीजें पीछे छोड़कर देश को तरक्की और देश को पूरा दुनिया में एक विश्व गुरु बनाना है, तो इसको मजबूत करें, मोदी जी की लीडरशिप को मजबूत करें। और मोदी जी के लिए हमारी दुआएं हैं, हमारी मोहब्बतें हैं। अमित शाह जी के लिए हमारी दुआएं हैं, मोहब्बतें हैं। योगी जी के लिए हमारी दुआएं, मोहब्बतें हैं। आज यूपी बन गया है। आप जाकर के देखेंगे कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर, इंसाफ और सारे फितने खत्म हो गए हैं। अगरचे बहुत चीज़ें खराब थी, बहुत वक्त लग रहा है, मेहनत बहुत जारी है, प्रशासन मेहनत करता है, सब चीज़ें मेहनत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, अच्छे काम कर रहे हैं। और हम तो दुआ देंगे योगी जी को भी, मोदी जी को भी दुआ देंगे। और मैं मुसलमानों से एक अपील करूंगा इस मौके पर जी, कि वो राजनीति में मजहब का शिकार ना हो। वो ये देखें कि आज देश को किस रास्ते पर तरक्की के लिए जाके इस सरकार ने खड़ा कर दिया है। कितने हाईवे, कितनी सड़कें, कितनी बिजली, कितनी स्वास्थ्य की सुविधाएं, कितनी एजुकेशन की सुविधाएं बढ़ गई हैं। हमें जब देश तरक्की करेगा तो इस देश में बसने वाले सारे समाज, सारी कौम, सारे स्कूल ऑफ थॉट, सारे पंथ, सारे धर्म तरक्की करेंगे। धर्म इंसान का निजी मामला है, देश संविधान से चलता है। लेकिन उनके दिमाग में जहर है ना कि जब से योगी मोदी आए हैं हिंदू मुस्लिम हो रहा है और मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों पे ही फट्टे बजते हैं। ये आप देखिए, बहुसंख्यक मुस्लिम इलाके में जाने के बाद एज अ रिपोर्टर मुझे भी बहुत बार डर लगता है। और ऐसी चीजें हो जाती है ग्राउंड पर, उस मानसिकता को नकार नहीं सकते ना हम। देखिए, मैं अब दोनों तरफ गुफ्तगू करूंगा। कल मैं आमतौर से कमेंट नहीं करता हूं जी। कल मैंने एक चैनल पर कमेंट किया,
पत्रकारिता भी निष्ठा की तरफ जा रही है। मुझे ये बताइए, आप चाहे देश में जितने बड़े पत्रकार हैं, आपकी हिम्मत है कि किसी गुरुद्वारे में, किसी मस्जिद मंदिर में जाके घुस जाते हैं आप बगैर परमिशन के? ये किसने आपको अधिकार दिया है? बताइए मुझे, कानून क्या? क्या जर्नलिस्ट की जब आपको पढ़ाई की जा रही है, जर्नलिज्म जब आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहली तहजीब तो ये बताई जाती है कि पहले आप, मैंने क्लासें ली हैं जर्नलिज्म की इसलिए बता रहा हूँ, पत्रकारिता जो है अब वो निष्ठा की तरफ गई है, गिरावट की तरफ। ऐसा क्यों कह रहे हैं हाँ, आप? मैं ऐसा कह रहा हूँ। कल मैंने एक वीडियो देखी वो किसी यूट्यूबर की है, चैनल है, वो नहीं, नोएडा में ऑफिस है उनका। मैंने देखा कि वो एक मस्जिद में, गली में, हर किसी को, 2-3 पत्रकार हैं, लड़ाई के मूड में घूम रहे हैं, मस्जिद में जाके खड़े हुए। भाई तुम्हें क्या लगता है कि ये मस्जिद लावारिस है? तुम एक 20 करोड़ मुसलमानों को और उनके अल्लाह के घरों को, उनके इबादत खानों को टारगेट करके कौन सी पत्रकारिता करना चाहते हो? क्या क्या पत्रकार निष्ठा है? पत्रकारिता नहीं है। इसका मतलब आप जर्नलिज्म से जाहिल हो, आपने जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं की, आप झोला छाप जर्नलिस्ट हो। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं लोग बहुत बड़ी नाराज नहीं कह हो रहा हूं, मेरे जाएंगे। खिलाफ जो हो सकता करें, लोग करना चाहिए उनको। आपकी एज ए जर्नलिस्ट क्या इतनी हिम्मत है कि आप किसी गुरुद्वारे में जाकर के ऐसे जबरदस्ती घुस जाए और किसी गारंटी के मुंह पर माइक लगा दे? तो नहीं लगा सकते तो आप, वो लोग परमिशन लेकर गलत बात है। जर्नलिज्म की पहली लाइन ये है कि अगर मुझसे भी आपकी बात करनी है तो मुझसे आप पहले परमिशन लेंगे। अगर मुझे आपको पब्लिक में दिखाना है तो मेरी बगैर परमिशन के आप पब्लिक में दिखा नहीं पाएंगे, वरना एक्ट है, आप पर मुकदमा होगा। तो फिर जब नहीं कुछ लोग जब बोलते हैं तो फिर आपने वही देखा नहीं, यूट्यूबर, मैं वही भेजता हूं। पत्रकार फिर उस और ज्यादा चढ़ जाते हैं कि नहीं आपको बोलना ही पड़ेगा, नहीं बोल रहे तो आप आतंकवादी हो, नहीं बोल रहे हो तो आप गलत यही माइंडसेट है मानसिकता आपका। निष्ठा है। आप क्यों जबरदस्ती उसके मुंह में माइक डालते हो? आप, मैं देख रहा हूं कि एक मौलवी के मुंह में जबरदस्ती माइक डाल रहे हो। आप एक मस्जिद को अवैध ठहराने पे लगे हो। क्यों? ये आप अधिकारी हैं, आप प्राधिकरण के अधिकारी हैं, आप एमसीडी तो अधिकारी मतलब हैं, आप ये क्या कह है रहे हैं आप? कि अधिकारियों का काम, प्रशासन का काम आजकल यूट्यूबर्स कर रहे हैं। यूट्यूबर सिर्फ थोड़े से व्यूवर्स, चंद रुपये पाने उनको, लाखों में व्यूवर्स जाएंगे तो चंद रुपए, 100, 250 रुपए, 500 रुपए आएंगे, उसके लिए वो सब ये करते हैं, फितना फैलाने के लिए। आप परमिशन लें, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप मस्जिद में जाएं, मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, उनका एक सम्मान है, उनका एक प्रोटोकॉल है। तो वो तो इसलिए परमिशन नहीं लेते कि सच बाहर आ जाएगा ना। अरे भाई, अवैध कौन सा सच बात? अवैध मस्जिद है, अवैध मदरसे सुनो हैं, भाई, और वहां पे गलत हरकतें अगर हो रही है या कुछ है तो कहीं सच हाँ, बाहर ना आ जाए, इसलिए परमिशन मैं नहीं आपसे लेते। अभी पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेता हूँ ना। आइए ना, आप यस नो में जवाब दीजिए ना। आपका अधिकार है इस बात पर। अगर आप जर्नलिस्ट है, मैंने मान लिया आप आज तक की जर्नलिस्ट है, आप बड़ी पत्रकार हैं, आप अंजना ओम कश्यप है, बात खत्म हो गई ना यार। फिर ये बताइए मुझे, नहीं मुझे ये बताइए, क्या आपको अधिकार है मेरे घर में आकर के ये देखने बिल्कुल का कि क्या अधिकार नहीं है, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री नहीं करती। मेरी पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिएगा। इसके लिए एजेंसी है देश में। अगर आतंकवाद है तो उसके लिए एनआईए है, तो क्या आप एनआईए के अधिकारी हैं? आप स्पेशल सेल के अधिकारी हैं, आप दिल्ली पुलिस में भर्ती हैं, आप एमसीडी के। आपको ये शौक है तो पत्रकारिता छोड़ के एमसीडी में भर्ती हो जाइए, देख लीजिए कहाँ कंस्ट्रक्शन कैसा चल रहा है, आप जई बन जाइए। आपने पढ़ाई तो की नहीं, आप जो है 12वीं क्लास पास करके आ गए और माइक एक उठा लिया और ले जाके घुसा दिया। आप, आपको कोई छेद देगा तो फिर फितना करेंगे लोग, आपको ऐसे पीट देगा तो के, फितना ये करेंगे। इन्फॉर्मेशन कैसे पता लगी आपको कि कोई 12वीं पास है, अरे डिग्री लेके मैं- बैठा, कोई पीएचडी मास्टर्स किया हुआ है किसी ने? अरे भाई, ये उनका लहजा यूट्यूबर्स बता रहा ने। होता है कि ये 12वीं से ऊपर 2 नंबर भी नहीं गए हैं। पढ़े लिखे का लहजा है, मुझे पता है। काबिलियत जो है वो अंदर रूम में भी बोलती है, बाहर सड़क पे भी बोलती है। जी। काबिलियत को आप छुपा नहीं सकते, चाहे 7 पर्दों में बंद हो जाएगा। मैं इस पत्रकारिता के, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो दिन दूर नहीं कि पब्लिक आपसे नाराज होगी, पब्लिक आपसे नफरत करने लगेगी, पब्लिक आपके चैनलों को नहीं देखना चाहेगी। आज तो थोड़े से व्यूवर्स मिल जाएंगे आपको। पत्रकारिता की इस निष्ठा को हमें खत्म करना चाहिए। और जर्नलिज्म बहुत ही रेस्पेक्टेड पेशा है इस देश का, हमारे सेकुलरिज्म का बड़ा सुतून है। करोड़ों लोग जर्नलिज्म पर विश्वास करके टीवी खोल के या यूट्यूब खोल के बैठते हैं कि कोई जर्नलिस्ट बताएगा और हम उस बात पर विश्वास करेंगे। करोड़ों लोगों की मोहब्बतें आप लोगों से जुड़ी हुई हैं। तो मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं यार आपसे कि ये निष्ठा छोड़िए। आप मस्जिदें कमेटियां चलाती हैं, इमाम लोग नहीं चलाते। इमाम तो वहाँ सर्वेंट होता है, मुलाजिम होता है, 20,000 का, 15,000 का। कमेटियों के नंबर लें, उनसे टाइम लें, उनसे बात करें।
वो लीगल है या इनलीगल है, ये पत्रकारों का इशू नहीं है, ये यूट्यूबर का इशू नहीं है, ये मीडिया का इशू नहीं है। जब आपको एमसीडी, दिल्ली पुलिस और सारे महकमे बताएं आकर के कि यहाँ कमी, फिर आप खबर चलाइए। फिर यही बाइट उठा के पत्रकार अपने सोशल मीडिया पर लगा के कहेंगे कि आखिर हम वीडियो बना रहे हैं, हम जा रहे हैं, और आप एक स्कॉलर होकर आपको इतनी नाराजगी क्यों है? मुझे इसलिए हम तो सच दिखाने नहीं, गए थे। हाँ, ये हाँ, फिर यही बात बोलने लगेंगे आपको आके सच दिखाने से सोशल मना मीडिया नहीं है, लेकिन जब मैं बताऊं ना मेरे बारे का सच और झूठ मैं बताऊं आपको, या मेरे बारे में कोई एजेंसी आपको बताए कि दिल्ली पुलिस के मुफ्ती साहब ने ये गुनाह कर दिया, ये एफआईआर है, तो आपको खूब चलानी चाहिए। आपको वो सच जानना नहीं जिसमें फितना है। भाई लीगल इनलीगल आप तय करेंगे, कंस्ट्रक्शन ना होना या होना आप तय करेंगे, या मस्जिद को कौन सी, अब मैंने वहां देखा एक सवाल पूछ रहा है इसकी फंडिंग कहां से आ रही है, बांग्लादेश से। तो उस कमीने से कहो ना तो एनआईए में भर्ती हो जाए, उससे कहो ना कि देश की एजेंसियों में जाकर के तो रॉ में भर्ती हो जाए, उस कमीने से कहो ना कि स्पेशल सेल में जाए ना, दिल्ली पुलिस में जाके इन्वेस्टिगेशन कर ले। इन्वेस्टिगेशन देश में एजेंसियां हैं, उनके अपने अधिकार हैं। मेरे पास कहाँ की फंडिंग आ रही है किसी पत्रकार का इशू है? बताइए मुझे। बिल्कुल नहीं। है? चाहे आप जितना बड़ा टीवी लेके बैठ जाएं, ये आपका इशू नहीं। मैं क्या कमाता हूं, क्या खाता हूं, ये एनआईए से रिलेटेड है। अगर मेरे पास बाहर का फंड आ रहा है, इसका मतलब आप, यानी आप एक बात तो बोल रहे हो, दूसरी छुपा रहे हो। इसका मतलब ये है कि हमारी एजेंसियां इतनी नाकाम है कि एक मस्जिद में बांग्लादेशी फंडिंग का एजेंसियों को पता नहीं चला, पत्रकार को पता चल गया है। क्या जिहालत है यार, क्या जलील और क्या नीचता है ये। तो ये तो हो तो रहा है ना, कई बार एसआईआर का मैं फॉर्म कह रहा भरा, हूं कुछ मजबूर लोगों ने नहीं, एक कौम को घुसपैठिए टारगेट बसे भी हुए नहीं हैं, बांग्लादेशी बसे हुए, रोहिंग्या बसे हुए, और पत्रकार दिखा रहे, यूट्यूबर्स दिखा रहे, और सरकार को पता ही नहीं है नहीं। कि उनका एसआईआर भी नहीं हुआ है। गलत बात है। उनको पता नहीं, बस गया है सारा इलाका। गलत बात है, सरकार संरक्षण गलत कर रही बात है। सरकार ने ही बताया है कि ये रोहिंग्या, जब जाके पत्रकार वहां पहुंचा, वरना पत्रकार तो 7 साल भी नहीं पहुंच सकता वहां। सरकार ही का अधिकार है आधार कार्ड चेक करना, और सरकार ने, इस सरकार ने खास तौर से काम किया है इस चीज पर कि रोहिंग्याओं को पकड़ा है, बांग्लादेशियों को पकड़ा है, लाखों लोगों को डिपोर्ट किया है, लाखों लोगों को जेल भेजा है, कानूनी कार्रवाइयां की है। वरना ये यूट्यूबर, भाई कोई 20 साल से रह रहा रोहिंग्या, कोई बांग्लादेश का 20 साल से रह, इन यूट्यूबरों को पहले क्यों नहीं पता चला? सरकार ने हिंट दिए हैं, सरकार ने वहां काम शुरू किया है, तब उसके भी बहुत बाद मीडिया वहां पहुंचा है। गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। तो प्रशासन का आधा काम तो पत्रकार ही कर रहे हैं नहीं ना नहीं, आजकल, कुछ नहीं यूट्यूब कर रहे वाले हैं। पत्रकार। प्रशासन का आधा काम बिगाड़ रहे हैं पत्रकार, ये कहिए आप। बहुत नाराज है मैं बहुत नाराज हूं। बहुत ज्यादा। आपने जर्नलिज्म का इज्जत को तार-तार किया है। आप 25-30 करोड़ की एक कम्युनिटी को जबरदस्ती और उसके इबादत खानों को टारगेट कर रहे हो। घटिया बात है ये। अच्छा, आपसे जो बड़े बड़े पत्रकार बैठे हैं इंडिया टीवी में, जी में, आज तक में, फला में, वो तो कहीं माई के लिए, ये यूट्यूबरों को क्या परेशानी है? क्या 2 रोटियों के लिए इतना गिरना पड़ेगा इनको? यार भगवान ईश्वर ने देनी है 2 रोटी भाई। अगर आप काबिल आदमी हैं तो आपको अपने मीडिया रूम से निकलना ही नहीं पड़ेगा, यहीं से सच्चाई दिखाओगे आप। सही बात है। दुनिया में आप, जर्नलिज्म एक बड़ा पेशा है, बहुत रेस्पेक्टेड पेशा है। जर्नलिज्म एक विश्वास का नाम है, पेशे का नाम नहीं है। और जब हम जर्नलिज्म की बात करते हैं तो हमारे मन में एक विश्वास का सुतून रहता है, करोड़ों लोगों का विश्वास। तो यूट्यूबर ने तार तार कर दिया। बिल्कुल कर दिया है। सिर्फ दो रोटियों के लिए क्या, ज्यादा लंबी चौड़ी रोजी रोटी भी नहीं है। हजारों यूट्यूबर हैं बड़े बड़े, वो बेचारे, मैं आपको देखिए, मैं कुछ नाम लूंगा। आपने कभी हिंदुस्तान के बड़े यूट्यूबर हैं अभिसार शर्मा, कितनी बार देखा आपने किसी गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद में माइक लेके घुस गए हो? और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम लूंगा, बहुत सारे लोग रेस्पेक्टेड हैं वो। मिलियनों में लोग उनको देखते हैं, इज्जत करते हैं। क्या इस वजह से करते हैं क्या कि वो इस तरह माइक लेके सड़कों सड़क घूम रहे थे, लोगों को यहाँ घुसा दिया वहाँ? आपका मूड कैसा है? आप बीमार हैं, आप हॉस्पिटल से आए, आपके घर में कोई परेशानी है, आपको बॉस ने डांट दिया है, या आपका पूछना ही नहीं आपका क्या हाल है, बस घुसा दो माइक, आतंकवाद तो है, आप फलाना है, आप कहना चाह रहे हो कि आप मुसलमानों को जानबूझकर यूट्यूब बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है, चंद व्यूअर्स की खातिर, चंद व्यूअर्स। यही लोग नफरत फैला रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है। मैं ये तो नहीं कहूंगा नफरत फैला रहे। जर्नलिज्म एक उसका डिसिप्लिन है। हम लोगों को, देखिए, मैं आपके पास आया हूं ना, आपने मुझे बुलाया, मैं आ गया हूं। आप 4 घंटा बात करिए, खूब दिल खोल के करिए। अगर मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूं तो ये मेरी गलत बात है। मैं अपने घर से निकला हूं, मुझे बुखार है, मुझे जाना है दवाई लेने डॉक्टर को। साहब, इस मस्जिद में पैसा कहां से आया था? यार भाई, पैसे का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तू पागल लग रहा है, तुझे आगरा जाना चाहिए भाई। बुरा लग जाएगा सर, मैं आपकी व्यथा समझ सकती हूँ, लेकिन बहुत नाराज है आप। अगर हम सही को सही नहीं कहेंगे तो हमसे बड़ा कसूरवार कोई नहीं है।
जी ये बिल्कुल सही चंद बात। यूट्यूबर्स हैं, 10 20 50 है, पूरी दिल्ली नोएडा में इन्होंने घेरा हुआ है। ये कान खोल करके सुन ले बिल्कुल मेरी बात को। जर्नलिज्म का अस्तर ना गिराएं। और मैं जितने बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े कंपनियां, बड़ी एजेंसियां चला रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ करके कि भाई आप झोला छाप मौलानाओं को तलाश कर रहे हो, कुछ झोला छाप जर्नलिस्टों को भी तलाश कर लो। झोला छाप मौलानाओं की पोल तो मैं खोलता रहूंगा, लेकिन झोला छाप जर्नलिस्टों की पोल आप खोलो। बिल्कुल झोला छाप डॉक्टर आपको पसंद नहीं है, झोला छाप मौलाना पसंद नहीं है, तो झोला छाप जर्नलिस्ट क्यों पसंद है आपको? हर चीज का अपना एक कानून है, अपना डिसिप्लिन है, अपना अनुशासन है, हमें उसमें रह करके काम करना चाहिए। ये मेरी नाराजगी है और वो मेरा अपना परिवार है। जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट, मीडिया वो मेरा अपना परिवार है। ऑब्जेक्शन करने का मुझे अधिकार है, बोलने का अधिकार है, इसलिए मैंने खुल के बोला है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपना कीमती समय निकाल कर आए, हमारे साथ पॉडकास्ट किया। देश पक्ष देख रहे थे आप, और मुझे लगता है कि सर की बहुत सारी बातों से आप एग्री भी करेंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्पीकर हैं, प्रवक्ता हैं जो टीवी चैनलों पर बैठते हैं और बहुत छिया लेदर कर देते हैं, ऐसी बातें कह देते हैं कि शायद कान से खून निकल जाए। बहुत व्यूज़ तो आ जाते हैं उन पे, लेकिन कहीं उनके बातों में सत्यता नहीं होती है। आपको कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, और जो एक नैरेटिव चल रहा है हमारे देश में, चाहे वो पत्रकार करे या फिर कोई प्रवक्ता करे, चाहे कोई मुस्लिम स्कॉलर करे, मौलाना करे, मदनी करे, चाहे कोई हिंदू धर्म से रिलेटेड हो, चाहे किसी सिख हो, ईसाई हो, उसको समझना बेहद ज़रूरी है। इस पॉडकास्ट का मकसद सिर्फ यही था कि जो देश में मुसलमानों को लेकर एक नैरेटिव सेट हो रहा है उसको कहीं ना कहीं समझा जाए, और कुरान क्या कहता है और असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और भी ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।